1983 में कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से खुदा से कम्युनिकेट किया जा सके। उसके लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया जिसमें एक शख्स की जरूरत थी, और उन साइंटिस्ट के हिसाब से अगर इंसान के पांचों सेंसेस खत्म कर दिए जाएं, यानी कि सुनना, बोलना, सूंघना, देखना, टच करना, तो इससे चांसेस हो जाते हैं कि आप खुदा से कम्युनिकेट कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी जगह तलाश की जहां पे वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकें। उसके बाद एक बहुत ही बूढ़े शख्स को अपॉइंट किया गया, जिनकी जिंदगी में कहा जाता है कि कुछ बचा ही नहीं था। तो उन्होंने वॉलंटरीली अपने आप को साइंटिस्ट के हवाले कर दिया कि चलो मेरे साथ ही एक्सपेरिमेंट कर लो। एक छोटे से, एक्चुअली एक बड़े इम्पोर्टेंट ऑपरेशन के बाद उनके तमाम सेंसेस ख़त्म कर दिए गए और फिर वो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। कहा जाता है कि पहले 2-3 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। 3rd डे के बाद चीजें सामने आना शुरू हुई। कहते हैं कि वो शख्स जिनके सारे सेंसेस खत्म करके एक रूम में आइसोलेट कर दिया गया, 4th डे अजीब सी एक जो जबान उनको आती थी, अंग्रेजी या जर्मन या रशियन व्हाटएवर, उसमें उन्होंने बोलना शुरू किया कि मुझे आवाजें आ रही हैं। हालांकि वो सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन अजीब जिब्रिश नुमा जबान में समझाने की कोशिश की साइंटिस्ट्स को, जिसपे साइंटिस्ट ने ये समझे कि चूंकि आइसोलेशन में है, सारे सेंसेस खत्म हो चुके हैं, तो शायद थोड़ा बहुत दिमाग गेम खेल रहा हो। उन्होंने इस बात को हश हश कर दिया। 2 दिन के बाद उसी पेशेंट ने यह बोलना शुरू कर दिया कि मुझे अपनी मरी हुई बीवी की आवाज आती है, और यही नहीं कि सिर्फ आवाज आती है बल्कि मैं भी उससे बात करता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा मामला सीरियस होना शुरू हुए। साइंटिस्ट को लगा कि शायद हम कुछ एक ऐसे वर्ज पे आ गए हैं कि हमें कोई ना कोई एक ऐसी डिस्कवरी होगी। थोड़े दिन और गुजरे। उसके बाद उसी बूढ़े शख्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे बीवी के अलावा भी बहुत सारे मरे हुए लोग दिमागी तौर पे नजर आते हैं। मैं उनसे कम्युनिकेट कर पाता हूं, उनकी प्रॉब्लम सुन पाता हूं, यहां तक कि इस फैसिलिटी में मौजूद जितने भी साइंटिस्ट थे, उनके जितने भी तमाम वो लोग जो इंतकाल कर चुके थे, उन तक के बारे में उस बूढ़े शख्स ने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की। यहां तक कि वो बातें बताई जो उनके बीवी, माँ बाप, जो बिल्कुल ही करीब तरीन रिलेशनशिप होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो सिर्फ बहुत ही करीबी लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, वो वाली बातें उसने बताना शुरू की। जब ये वाकया इस तरह की नौयत इख्तियार कर गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें से जो है वो डर के मारे उस एक्सपेरिमेंट से ही, उस फैसिलिटी से ही गायब हो गए। उसके बाद जो चंद साइंटिस्ट बचे जिनका ये मानना था कि हम शायद उस डगर पे आ गए हैं, उस बॉर्डर लाइन सिचुएशन पे आ गए हैं कि हमारा अब किसी भी पॉइंट पे खुदा से कांटेक्ट हो जाएगा। वहीं पे जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं
तो फिर नेचर भी अपनी ताकत दिखाती है। वो शख्स जो आइसोलेशन में था, अब उसके बातें, उसकी आदतें, उसकी हरकत बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। एक पॉइंट पे आके वो ये कहने लगा कि जो लोग जिनसे मैं बातें कर रहा हूं, जिनसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, जो कि मर चुके हैं असली में, वो मुझे अब आके हॉन्ट कर रहे हैं और मुझे दोज़ख के बारे में बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस दुनिया को खुदा ने छोड़ दिया है। ये बात एक ऐसी थी जिसपे जो साइंटिस्ट थे वो जरा रुके। अब 2 हफ्ते गुजर चुके थे। ये शख्स एक जगह पे बैठा सिर्फ 5 घंटे तक नो हेवन नो फॉरगिवनेस ये 2 अल्फाज बोलता रहा कंसेक्यूटिवली। यहां तक कि वो पॉइंट आ गया कि उस पेशेंट ने पहले ये रिक्वेस्ट की कि मुझे प्लीज कोई नींद की गोलियां, कोई ऐसी दवा दे दे जिससे मैं सो जाऊं और ये जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं इन डेड लोगों से, ये ना हो सके, मुझे आराम मिल जाए। नहीं हो सका। उसके बाद वही शख्स चीख चीख के इल्तिजा करने लगा कि मुझे मार दिया जाए। तब भी साइंटिस्ट ने वो कदम नहीं उठाया। उसके बाद उसी पेशेंट ने, वो उस हालत में आ चुका था कि अपने ही आप को काटना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अपने हाथ के, अपने पैर के बड़े बड़े चंक्स उसने काट लिए ताकि वो मर जाए। ये हालत देख के साइंटिस्ट फौरन उस चैम्बर में गए जिसमें उसको आइसोलेट किया हुआ था। उसको जाके बांधा गया और एक कुर्सी से उसको बिठा दिया गया बांध के। कहते हैं कि जैसे ही उसको कुर्सी पे बिठाया, वो एक छत की तरफ, एक मखसूस पॉइंट की तरफ देखता रहा। फिर वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार साइंटिस्ट कर रहे थे। ये शख्स जो पिछले 2 हफ्ते से उस कुर्सी पे बंधा हुआ था, जिसको मैन्युअली जाके हाइड्रेट किया जा रहा था, अब बिल्कुल सुन उस कुर्सी पे बैठा और अपनी गर्दन मोड़ के उस साइंटिस्ट की तरफ देखता है जो उस फैसिलिटी में उस वक्त मौजूद था, और उसकी आंखों में देख के कहता है कि आई हैव स्पोकन विद गॉड एंड ही हैज अबैंडन्ड अस। और ये कहने के बाद उसकी सांसें रुक गईं और उसका इंतकाल हो गया। याद रहे कि इस शख्स की तमाम सेंसेस खत्म कर दी गई थीं। ना वो सुन सकता था, ना बोल सकता था, ना स्मेल कर सकता था, ना टच कर सकता था, और ना ही देख सकता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो शख्स जो एक ऑपोजिट जगह पे देख रहा था, अचानक अपनी गर्दन पलटता है और उस साइंटिस्ट के साथ आई कांटेक्ट करता है, जिसका एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट था। उसने ऐसा क्या देखा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ?
वो उसी की मौत के साथ उसके साथ दफन हो गया। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते आए हैं। एक रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, जिसके बारे में बहुत सारे लोग डूबियस हैं कि हुआ भी था कि नहीं हुआ था। उसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं और आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इंसान से बड़ा जानवर इस दुनिया में नहीं है कोई। हर चीज में अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश इंसान करता है। नेचर के अगेंस्ट जाने की कोशिश इंसान करता है। नाउजुबिल्लाह, खुदा के अगेंस्ट जाने की भी कोशिश ये इंसान ही करता है। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the Late Night Horror Show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे शो के टाइमिंग ज़रा चेंज हो गए हैं। अब फ्राइडे की बजाय थर्सडे रात 12 बजे से 2 बजे तक शो हुआ करेगा। तो उम्मीद है कि आप उसी तरीके से साथ देंगे जिस तरह आपने फ्राइडे तक दिया है। अगर आपके लिए मुश्किल हो जाए तो आप हमें YouTube के ज़रिए भी सुन सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 5-6 तरीक़े हैं जो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे अपनी हाज़िरी के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 02134326675 या फिर 02134326676 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। और फिर हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए www.youtube.com/minhajaliaskari। वहाँ पे आपको हमारी लेट नाइट हॉरर शो की लेटेस्ट एपिसोड्स भी मिलेंगी, साथ में कुछ YouTube कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो वहाँ पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करने का एक एज है आपके पास। खैर, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। एक ईमेल शामिल करते हैं सबसे पहले। मेरी ये कहानी सरासर हकीकत पर मबनी है, जिसमें अपने साथ पेश आने वाले ज़ाती वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। उम्र के लिहाज से ज़िंदगी के उस हिस्से में हूँ जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा होशमंद और ताकतवर होता है, इसलिए वहम और दूसरे शकूक और शुबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तबीयत के हिसाब से संजीदा हूँ और पेशे के लिहाज से मैं रियाजी का मौलम हूँ। हाँ, शायद अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। बचपन से मुझे भी डरावनी कहानियाँ पढ़ने सुनने का शौक़ है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों में यकीन रखता हूँ। साल 2011 तक हमारा घर सादा बना हुआ था और घर में एक सहन था जिसमें एक छोटा सा बाग बना हुआ था। मुझे पहले बागबानी का शौक़ था। रात सहन में बैठकर तरोताज़गी और सुकून का एहसास होता था। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था।
अम्मी अक्सर कहती थीं कि घर की राहदारी की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करो, क्योंकि अक्सर वहाँ से गैर इंसानी मखलूक का गुज़र होता है। कभी गलती से गुज़रगाह में झाड़ू या चप्पलें रह जाती थीं तो अम्मी को ख्वाब में किसी ने उनको इशारा दिया था कि राहदारी की सफाई का ख्याल रखा करो। तब से इस बात का ख्याल रखा जाता था। खैर, 2012 में घर की तामीर के लिए बाग ख़त्म करना पड़ा और पूरा घर मुकम्मल टूट गया, जिसके बाद 3 माह तक हमने करीबी एक किराए के घर में रिहाइश इख्तियार की और घर की तामीर होने पर वापस आ गए। नए घर में आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और आराम से 2-3 माह गुजर गए। एक दिन मैं लाउंज में टीवी देख रहा था। दरवाजे के वेंटिलेटर के शीशे से जीना और छत का दरवाजा नजर आता है। बैठे बैठे अचानक नजर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई छोटे कद का शख्स बैठा मुझे देख रहा है, जैसे कोई आपको देख रहा होता है। आपकी छठी हिस्स बता रही है। ऐसा ही मुझे लगा। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो फौरन छत के दरवाजे से ऊपर की तरफ भागा। हमारे घर में ऐसा कोई शख्स ना था। अबू भाई कोई भी उस वक्त अपनी इस घर पे मौजूद नहीं थे। उस वक्त अपनी जॉब पर थे और मैं और अम्मी ही घर पर थे। ये बात दोपहर के वक्त की है। मैंने फौरन 1 मिनट में ही ऊपर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। छत की दीवारें ऊंची थीं तो कोई कहीं कूद नहीं सकता था। इस बात को सोच रहा था, फिर भूल गया। उसी तरह एक दिन मैं और मेरी बहन दोपहर के वक्त पढ़ रहे थे और बिल्कुल महफ थे। घर में सिर्फ अम्मी और हम दोनों थे। अम्मी वॉशरूम गई। दरवाजा खोलने, अंदर से बंद करने की आवाज महसूस की और फिर वापस आने की आवाज भी आई। फिर हाथ धोने की भी आवाज आई। हम अपनी पढ़ाई में मशगूल थे। अचानक अम्मी अंदर से बाहर आई और हमसे बात करने लगी। मैं और मेरी बहन ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। फिर वॉशरूम की तरफ देखा और पूछा कि वॉशरूम कौन गया था अगर अम्मी यहाँ मौजूद है। और अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं तो अंदर से बाहर निकल के आई हूं, वहम होगा तुम लोगों का। फिर 2 लोगों को वहम कैसे? एक और दिन शाम के वक्त सब घर वाले छत पर मौजूद थे। नीचे कोई भी नहीं था, इसलिए दरवाजे बंद करके ऊपर गए थे। मगरिब की अजान हुई तो हम नीचे आ गए। मैं सबसे पहले उतरा और घर के अंदर जाने का दरवाजा खोलकर अंदर कदम ही रख रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई छोटा बच्चा भागकर ड्राइंग रूम में भागा है और पर्दे के पीछे गया। लाउंज और ड्राइंग रूम में पार्टीशन के लिए सिर्फ पर्दे ही लगाए गए थे। वो बच्चा वहां जाके गायब हो गया। अभी पिछले महीने में रमजान की अफ्तार पार्टी थी। सब मेहमान डिनर के लिए रेडी थे। मैं देग से खाना निकाल रहा था तो सामने अकेला था। गैलरी में सामने जीने पर ऐसा लगा कोई खड़ा देख रहा है। जिसे मैंने ऊपर देखा तो वो शख्स दीवार में चला गया और गायब हो गया। यह हालिया रमजान की बात है, जबकि जो कोई भी है कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। खैर जनाब, अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि लेट नाइट हॉरर शो हम बात कर रहे हैं जिन्नात, गोस्ट स्टोरीज, जिन स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज के बारे में। अक्सर आप लोग बैठे होते होंगे अपने कजन्स के साथ, दिन भर की बातें करते करते रात को अचानक से
जिन भूतों की बातें शुरू हो जाती थी। मुझे याद है स्कूल के टाइम पे हम सारे दोस्त भी इसी तरह करते थे, फिर घर आके कजिन्स के साथ भी इसी तरह होता था। तो हर किसी की कोई ना कोई एक कहानी होती थी पहले, अभी भी होती है। जैसे मेरे ताया के साथ बड़े वाकयात हुए हैं, मैंने वक्तन फवक्तन लोगों के साथ शेयर किए हैं। जैसे इस्लामाबाद जब वो शिफ्ट हुए तो उनको एक ऐसे घर में रखा गया जो बहुत सालों से बंद था, और वो टेम्पररी उनकी एक रेजिडेंस थी, उनका घर बन रहा था, तो उन्होंने थोड़े अरसे के लिए वहां रुके। तो उस घर में उनके साथ जो वाकयात हुए वो ऐसे थे कि अगर किसी और के साथ हो तो शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाए। किस तरीके के कि अपने ही बच्चों की शक्ल में वो मखलूक नजर आना, ये जाहिर करना कि किसी को उनकी प्रेजेंस इस घर में पसंद ही नहीं है। यहां तक कि ताया और ताई के बीच में जब ये लोग रात को सो रहे थे, रात के 3-4 बजे, तो मेरी ताई ने देखा कि एक औरत इन दोनों मियां बीवी के बीच में से उठ के कमरे के दरवाजे से आर पार हो गई। ऐसे बहुत सारे मकानात, ऐसे बहुत सारी जगहें, ऐसे बहुत सारे दफातर हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं जहां लोगों के साथ वाकयात होते हैं। लेकिन इसमें एक एंगल होता है कि लोग ओवरथिंक भी कर बैठते हैं। वहां कोई खड़ा हुआ था, वो काला साया गुजरा, जिनी होगा। हर चीज हम जिन्नात पे भी डाल देते हैं। जहां हमारी कुछ कोताही होती है वो भी हम जिन्नात पे डाल देते हैं। लेट क्यों आए? वो कारसाज पे चुड़ैल नजर आ गई थी, हैं? तो उसका लेट आने से क्या ताल्लुक? आंखें क्यों लाल हैं? वो जिन नजर आ गया था, हालांकि वो आंखें किसी और वजह से लाल थी। ये पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको बता रहा हूं। घर नहीं बिक रहा, क्यों नहीं बिक रहा? वो जी मोहल्ले में मशहूर है कि यहाँ पे जिन्नात हैं, हालांकि चांसेस ये हैं कि वो घर सही होगा। क्योंकि लास्ट वाले जो किराएदार थे उन्होंने ये बात जो है मोहल्ले में छोड़ दी, ताकि अगर ये हमारा नहीं हो सका तो ये किसी का नहीं हो सकेगा। इस चीज को मैनिपुलेट भी इंसान ही करता है। इसीलिए 2020 में बहुत सारे लोग सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इस बात को अब मजाक के तौर पे लेते हैं कि हाँ जिन्नात, हाँ चुड़ैलें, लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज हकीकत है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। इनकी भी एक दुनिया है, इनके भी तौर तरीके हैं, इनके भी मज़ाहिब हैं, इनकी भी ज़बानें हैं। ये भी हमारे बीच में ही रहते हैं। बहुत हमसे ज़्यादा हैं, हमसे ज़्यादा, कई 7 गुना 8 गुना तादाद में हमसे ज़्यादा हैं। कहते हैं कि अगर हम देखना शुरू कर दें, इंसान के पर्दा बीच में से हट जाए, तो शायद इंसान का हार्ट फेल हो जाए। बहुत सारे लोग हमारा फेसबुक लाइव पे भी शो सुन रहे हैं, उनके नाम भी शामिल करने की कोशिश करते हैं, और फिर 6278 पे जहाँ पे मैसेजेस आप लोग कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम जाके लोगों के नाम शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन हमारा प्रोग्राम सुन रहा है। उम्मे मुंतहा बहुत बहुत शुक्रिया। अरीब आलम, आपका भी मैसेज आया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद तौसीफ, थैंक यू सो मच। एंड अली रज़ा, आपका भी शुक्रिया। एंड मरियम खान, लिसनिंग फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, रियली बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड हुमायूं राशिद, आपका भी मैसेज आया, थैंक यू। एंड उमैर सिद्दीकी, एनी खान, सनी, कुलसुम आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तहा जौहरी एंड शफक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। इसके अलावा वो लोग जो 6278 पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं,
मनाहिल खलील, थैंक यू, आपका मैसेज आया हुआ है। फारूक इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा, हर इंसान अपनी ज़ात में तना है। ओके, यस। एंड मुआज, आपका भी मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपनी एक और ईमेल की तरफ जो हमें भेजी है। वकार हैं, वो अमेरिका में रहते हैं और यूएस आर्मी में काम करते हैं। तो उनका एक वाक़या है जो उन्होंने हमसे शेयर किया और देखते हैं वो क्या है। कहते हैं, कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मैं यूएस आर्मी में शामिल हुआ। मेरी उम्र 18 साल थी और जब मैं 20 साल का हुआ तो मैं अफगानिस्तान के रीजन मुझे भेजा गया 9 महीने के लिए। मेरा इलाका तोरा बोरा का था। ये वाक़या जो मैं बताने वाला हूं ये 5 दिसंबर का है, जब मेरी सालगिरह थी और इत्तेफाक से उसी दिन फुल मून भी था। जो यूएस आर्मी के सोल्जर्स थे वो बारी लगाते थे अपनी बैरिक्स की हिफाजत के लिए, क्योंकि एक बहुत खतरनाक एरिया था, टेररिस्ट का अटैक कभी भी हो सकता था। तो हमें 24 आवर्स अपने इलाके की, अपनी बैरिक्स की सिक्योरिटी भी करनी होती थी। तो सोल्जर्स जो हैं वो गार्डिंग पोजीशंस रात को जो होती थी वो रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी और उसके बाद 6 बजे के बाद कोई और आ जाता था। कहते हैं इत्तेफाक से दिसंबर 5 जो कि मेरी सालगिरह का दिन था, उस दिन मेरी अपनी उस बैरक की प्रॉपर्टी को सिक्योर करने की ड्यूटी थी। एक खामोश ठंडी रात थी। बाकी जो सिपाही थे वो 1500 फीट डिस्टेंस पे खड़े हुए थे, जिनको देखना और उनसे कम्युनिकेट करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम कोई लाइट ज्यादा बातें नहीं कर सकते थे ऑब्वियसली, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव इलाका था, अटैक्स हो सकते थे दुश्मनों के। तो इसके लिए हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी मौजूद थी जिसके जरिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तकरीबन रात के 2 बजे वकार ने डिसाइड किया कि अब मामला थोड़ा ठंडा लग रहा है, क्यों ना आराम किया जाए, थोड़ा बैठ के सिगरेट पी जाए। तो कहते मैंने सिगरेट जलाई है और मैं बैठा ही हूं रिलैक्स करने और मैं चांद की तरफ देख रहा था कि अचानक से गुर्राने की आवाज आई है जो कि काफी डिस्टेंस से आई। कहते मैंने रेडियो पे फौरन अपने दूसरे गार्ड कुलीग से बात की। मैंने कहा क्या तुम्हें भी ये आवाज आई है? तो उसने कहा मुझे भी आई है और प्रॉबेबली ये किसी जानवर की है, तो फिक्र ना करो। 10 मिनट के बाद वही गुर्राने की आवाज दोबारा से आई, इस दफा ऐसे जैसे कोई 100 फीट के करीब से। कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद माउंटेन लायन है या वाइल्ड डॉग है या कोई सा भी वाइल्ड एनिमल है। तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए अपनी गन उठा ली। थोड़ा सा नर्वस हो गया। अब 15 मिनट के बाद वही गुर्राने की आवाज दोबारा आई, लेकिन इस दफा कहते हैं कि बिल्कुल करीब से, ऐसे जैसे कोई सामने ही खड़ा है। और वो गुर्राने की आवाज किसी जानवर की नहीं थी। वो लग रहा था कि किसी शैतान की, किसी खौफनाक मखलूक की आवाज है। कहते मैंने अपनी पोजीशन फौरन एक फायरिंग पोजीशन पे आया
अपने नाइट विजन्स ऑन किए और अपनी गर्दन अब मैंने घुमाना शुरू की कि देखूं कि आखिर क्या चीज है जो इतना गुर्रा रही है और इतने गुस्से में है और करीब आती जा रही है। कहते अभी मैंने अपनी गर्दन 180 डिग्रीज ही घुमाई थी कि जो मैंने देखा मुझे यकीन ना आया। कहते उस जगह पे एक इंसान नुमा क्रीचर खड़ा हुआ था जो कि इस सोल्जर से 5 फीट की डिस्टेंस पे था और उसको देख के मुस्कुरा रहा था। कहते मैंने फौरन अपने नाइट विजन गॉगल्स उतारे और वो सामने अब मुझे नजर आ रहा था। कहते हैं 7 से 8 फीट लंबा इंसान नुमा जिस्म, लेकिन स्किन एक मगरमच्छ टाइप की, आंखें बिल्कुल एक सांप जैसी और जहां पे नाक वहां पे सिर्फ 2 सुराख। बाल जो थे वो पूरे एक पोनी टेल बंदी हुई थी और खुद दिखने में जेट ब्लैक था। उसके दांत नोकीले से थे और उसके करीब से उसके जिस्म से बहुत गर्मी आ रही थी। कहते हैं कि वो ब्लैक कलर के पजामास पहना हुआ था और उसके पैर जो थे वो इंसानुमा थे, लेकिन उसके जो हाथों की उंगलियां थी वो 3 से 4 गुना लंबी थी इंसानों से। कहते हैं मुझे यूजुअली डर नहीं लगता क्योंकि हमें ट्रेन ही इन ऐसी सर्कमस्टांसेस के लिए किया जाता है, लेकिन कहते हैं मुझे उस पॉइंट पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस चीज से डील कर रहा हूं। तो कहते हैं मैंने फौरन उसको बोला कि मेरे करीब मत आना वरना मैं गोली मार दूंगा, और तुम हो कौन। ये सारी बातें उस सिपाही ने अंग्रेजी में की। हैरत की बात है उस मखलूक ने जवाब उर्दू में दिया। कहते हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूं, तुम्हारी मदद करने आया हूं। और फिर ये कहने के बाद हंसने लगा और फिर कहता है कि ऐ सिपाही, मुझे तुम्हारी ये जैकेट बहुत पसंद आई है, उसे उधर ही रख के चले जाओ वरना मुझे तुम्हें जिंदा छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। कहते मैं बिल्कुल खौफजदा हो गया, जितनी भी मुझे आयतें आती थी मैं सब भूल गया, यहां तक कि मैं अपने कोलीग्स को रेडियो पे कम्युनिकेट करना तक भूल गया। कहते मैं 40-50 फीट वो जो भी मखलूक थी उससे दूर गया हूं, अपनी जैकेट उतारी है, साइड पे रखी है और फिर मैं थोड़ा सा आगे गया और मैंने पलट के देखा है तो ना तो वो शख्स वहां मौजूद था या वो मखलूक जो भी थी, और ना ही वहां वो जैकेट मौजूद थी। कहते हैं तेजी से भागते हुए मैं अपने कुलीग्स के पास गया, उनको मैंने सारी चीजें बताई हैं। उन्होंने पहले मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने टेंट में गया हूं जहां मुझे शदीद बुखार हो गया, मैं बीमार पड़ गया, मुझे स्लीपिंग पिल्स दी गई। कहते हैं जब मैं नेक्स्ट डे उठा तो मेरे बिस्तर के सिरहाने एक नेकलेस पड़ा हुआ था एक चेन के साथ। कहते हैं मैं अपने वॉशरूम गया उठने के बाद तो बाथरूम में शीशे पे बिलियाल BLIAL बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, ऐसे जैसे किसी के खून से लिखा हुआ। कहते हैं उसके बाद मैं उधर 9 महीने रहा हूं तोरा बोरा में। कई दफा हम पे अटैक हुआ, हमारी US आर्मी के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन कभी भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या थोड़े ही अरसे के बाद वो मखलूक कहते हैं कि विकार कहते हैं कि वही मखलूक अब मेरे ख्वाबों में आना शुरू हो गए और मुझसे बातें करना शुरू कर दी।
कहते हैं उस वक्त से लेके आज तक मैं वो नेकलेस पहना रहता हूँ, वो चेन भी मेरे गले में पड़ी रहती है, क्योंकि समहाउ मैं और मेरी फैमिली प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, कहते हैं हमारी वो सारे सॉल्व हो गए। यहाँ तक कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जानलेवा, उसमें भी हम सुरखरू हो गए। बाद में वकार ने उस मखलूक से बात की और उससे पूछा कि वाई मी, तो उस पे उसने बताया कि तुम और तुम्हारी रूह सेंसिटिव है दूसरों की रूह के करीब, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया। कहते हैं जब वो मुझसे कम्युनिकेट करता है तो मुझे बाकायदा फील होती है हेवी प्रेजेंस। ऐसा लगता है कि चारों तरफ अंधेरा हो गया और बहुत ही कोई ताकतवर चीज मेरे सामने खड़ी है। कहते हैं ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है। और भी बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो मैं कभी और दिन आपके साथ शेयर करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू विकार, बहुत बहुत शुक्रिया। जो कि कहते हैं कि मैं जो एक्चुअली अमेरिका में ही रहते हैं, अमेरिका में पले बड़े पैदा भी वहीं हुए, लेकिन उनके वालिदैन का जो है ताल्लुक कराची से है। और कहते हैं मेरा नाज़माबाद में एक घर है जहाँ हम कभी कभी आया करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया वकार, थैंक यू। चलें जनाब, अब हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 02134326675 या फिर 02134326676 पे आप हमें कॉल करके अगर आपके साथ कोई ऐसे वाकयात पेश आए जिन्नात रिलेटेड तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले कॉलर कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, उमैर अली बात कर रहा हूं, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक उमैर, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। क्या कभी कोई वाकया पेश आया आपके साथ? हाँ, मेरे साथ आया था लास्ट ईयर हज पे। लास्ट ईयर 2019 में? जी, 2019 के हज में। हज के टाइम पे? हज पे ही हुआ था आपके साथ? जी जी, हज पे था मैं। अच्छा, बताइए। हमारा पहला दिन था, हम मक्के पहुंचे थे हज से तकरीबन एक हफ्ता पहले। और मतलब हम जिस रात हज वगैरह करके वापस आए थे अपने होटल के अंदर, तो सब थकन की वजह से सो गए थे। सही। तो फजर की नमाज के अंदर जो है ना, हमारी आंख नहीं खुली थी। और मेरा सोने का ढंग थोड़ा सा अजीब सा है, मैं उल्टा होके सोता हूँ पता नहीं किस तरीके से। तो मेरे पैर जो है ना किबले की साइड पे थे। तो उस वक्त मुझे एक थप्पड़ पड़ा था मेरे कमर पे, और बहुत जबरदस्त किस्म का था वो। मेरी एक हफ्ते तक उसके बाद नींद नहीं आई थी मुझे। एक ये केस था, और दूसरा केस था मेरा मक्का टावर के अंदर। वो बेसिकली मेरे साथ नहीं हुआ था, वो हमारे जो दूसरे रूममेट्स थे उनके साथ हुआ था। खाली जो कमरा होता है ना, उसमें सामान वगैरह रखा हुआ होता है। तो जो रूम सर्विस वाले होते हैं, तो उन्होंने मतलब वो मना करके गए थे जो हमारे साथ थे कि रूम हमारी गैर मौजूदगी में साफ नहीं कीजिएगा। अच्छा जी। तो वो जब हरम से तवाफ वगैरह करके और जो अपनी मसरूफियत थी वो पूरी करने के बाद जब आए, तो रूम के अंदर चिप्स के पैकेट खुले हुए थे, और मतलब पूरे बेड के ऊपर ये सारे कचरे पड़े हुए थे। इस तरीके का जो है ये हुआ था। ये मैं आपको लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। नहीं तो वो तो अच्छा जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अच्छा, ये बात तो बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं वो ये बताते हैं कि अक्सर लोगों के साथ हज के टाइम पे या उम्रा के टाइम पे इस तरह के वाकयात होते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होता है। और ये एक इस तरीके का, मतलब इस तरीके का नहीं, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम था। वो मेरे किसी रिश्तेदार के साथ आया था, वो मुझे पूरे तरीके से पता नहीं है, बट वो थोड़ा सा बहुत वायलेंट किस्म का था। और भी एक वाकया हुआ था 2016 के अंदर। और आप ये बताएं कि आप वो वादी जिन गए? नहीं, हम जिन दिनों में गए हुए तो उन दिनों में जो है वादी जिन बंद था। अच्छा जी, हमारे जियारतों में वो शामिल था, बट उन दिनों में वो बंद था, तो हम जा नहीं सके थे। चले,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा उमेर। चलो जनाब, बढ़ते हैं एक और वाक़े की तरफ जो कि अभी थोड़े अरसे पहले ही कराची में एक बहुत मशहूर मार्केट है गल्फ, उसके अंदर पेश आया। एक वाक़या सुना रहा हूँ जो मेरी वाइफ ने मुझे सुनाया था। मेरी वाइफ की रिहाइश क्लिफ्टन की तरफ थी और वो घर वाले कपड़े सिलवाने गल्फ मार्केट जाते थे। वहाँ उनका टेलर था जिससे वो हमेशा कपड़े सिलवाया करते थे। एक दिन काफ़ी टाइम बाद मेरे इन-लॉज कपड़े सिलवाने गए तो उस दर्जी ने ये किस्सा सुनाया, उसी की ज़बानी सुने। ये अभी 1 महीने पहले जो गार्ड था वो छुट्टियों पे चला गया तो उसकी रिप्लेसमेंट में एक और गार्ड थोड़े अरसे के लिए रखा गया जो मार्केट के अंदर ही चारपाई बिछा के सोता था जब शटर नीचे गिर जाया करते थे। एक रात वो सोने लेटा, कुछ मिनट में उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंख खुली तो अपने आप को चारपाई से नीचे जमीन पे लेटा पाया। वो समझा शायद सोते सोते गिर गया होगा। दोबारा उठ के चारपाई पे लेट गया और सो गया। थोड़ी देर बाद फिर आंख खुली तो दोबारा जमीन पे पड़ा हुआ था। अब उसे कुछ घबराहट हुई कि एक बार गिर सकता हूं पर 2 बार तो नहीं। अब वो उठ के चारपाई पे बैठ गया। इतने में उसकी नजर पड़ी शटर की जानिब। अंदर ही एक औरत घूम रही थी। गार्ड ने गन हाथ में उठा ली और उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और अंदर क्या कर रही हो? समझ तो वो गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मखलूक है, मगर फिर भी उसने पूछना ही बेहतर समझा। उस औरत ने जवाब दिया, मैं तो यहीं रहती हूं। और ये कह के वो जमीन से हवा में उड़ने लगी। गार्ड ने घबराहट में उस पे फायर कर दिया। फायर लगते ही वो गायब हो गई। उसके बाद गार्ड को बुखार चढ़ गया और नेक्स्ट डे ही वो नौकरी छोड़कर चला गया। ये क्लिफ्टन में वाक़े गल्फ एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे इस तरह के कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो अब ये हम जाके कंफर्म भी कर सकते हैं कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं। अक्सर औकात मैंने नोट किया है कि अगर असली में ये वाक़या होगा तब भी लोग नहीं बताएंगे। ये समझ के कि लोगों को पता चल गया तो डर जाएंगे, लोग अंदर नहीं आएंगे। जैसे अक्सर औकात जो असल घर पजेस्ड होते हैं, जिन्नात से भरे होते हैं और लोगों को पता भी होता है, जो लोग उधर रह रहे होते हैं वो अक्सर ये बात छुपा देते हैं जब वो घर बेच रहे होते हैं या दुकान बेच रहे होते हैं या ऑफिस बेच रहे होते हैं या बिल्डिंग XYZ। वेल, दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी हैं कि जिसको जब हम इंसान पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये तो झूठी कहानी है। हो सकता है कॉन्स्पिरेसीज हो सकता है फेक हो, फलाना हो। जैसे एक, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि वो नेटफ्लिक्स की तो नहीं थी लेकिन HBO की शायद, द ब्लू बुक के नाम से एक सीरीज आई और उस सीरीज का मकसद ये था बताने का कि US ने एक सर्टेन टाइम में 1970s या 60s या 70s में USA के अंदर UFOs, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बहुत नजर आ रहे थे और मखसूस जगहों पे नजर आ रहे थे जो एलियन इन्वेजन कहा जाता है, XYZ, आप उसको कोई भी नाम दे दें। तो उसके लिए US एजेंसीज ने एक स्पेशल एजेंसी बनाई और उनको उस जगह भेजा गया जहां जहां के लोगों ने उन UFOs को स्पॉट किया था। और फिर उनका असल में काम ये था कि उस बात को वो डिसीव करवाते थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपने हो सकता है ये हुआ हो, यूं हुआ हो, ये वो करते करते
वो इस तरीके से लोगों को मनवा देते थे कि उन्होंने यूएफओ नहीं देखा, लॉजिक्स ले आया करते थे। लेकिन उस सीरीज में दिखाया कि ये सब करते करते भी एक दिन वो पॉइंट आ जाता है जब यही ऑफिसर्स, यही एजेंसीज के लोगों के सामने वो यूएफओ आ जाता है। कहा जाता है ये सीक्रेट फाइल्स हैं। बहुत सालों से अमेरिकन जो पब्लिक है वो ओबामा के टाइम पे ये एक वेव उठी थी कि एरिया 51 के बारे में डिस्क्लोज किया जाए कि आखिरकार उधर होता क्या है, वो इतनी सीक्रेटिव जगह क्यों है, क्यों उधर किसी भी सिविलियन को जाने से रोका जाता है। जिस शख्स ने, जो वहाँ का सिटीजन है अमेरिका का, उसने कोशिश की, तो जो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं कि एक बंजर जमीन है, उधर लोग जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एरिया 51, और वो एक सर्टेन जगह पे पहुंचते हैं और एक ब्लैक कलर की एसयूवी आती है और वो उनको वहीं पे आके रोक देती है। क्यों उस जगह को इतना सीक्रेट बनाया हुआ है, क्या उसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ चुका था कि प्रेसिडेंट ओबामा ये सोच रहे थे कि ये अवाम के सामने बता दिया जाए कि भाई क्या हो रहा है, मतलब बता दिया जाए ना कि मजाक तो नहीं हो रहा, हम मजाक कर रहे थे 50 सालों से, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, वहां पे तो जी बस गन्स रखी हुई है, हमारी आर्मी की स्पॉट है। या फिर शायद इन सुपर पावर्स के पास वो इंफॉर्मेशन है जो अभी तक जनरल पब्लिक को नहीं दी गई, शायद इनके पास वो इंफॉर्मेशन है और उस मखलूक की जिसके बारे में कई किताबों में, कई गारों में, कई हिस्ट्री की बुक्स में लिखा गया है, बताया गया है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ग्रीक्स के टाइम पे भी गारों में ड्राइंग्स नजर आई हैं, इंसान किसी मखलूक से लड़ रहा है, किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से लड़ रहा है। अब या तो ये एक कॉमन दिमागी प्रॉब्लम हो सकता है जो सालों साल से चलता आ रहा है, या फिर इसमें कोई ना कोई हकीकत जरूर है। कुरान में भी कहते हैं ना कि खुदा तमाम जहानों का खुदा है, अल्लाह तमाम जहानों का खुदा है। ये तमाम जहान क्या है? हमें तो लगता है कि हम जहां रहते हैं बस वही है। क्या ऐसा है, या हमारे अलावा भी कोई और कहीं और रह रहे हैं, हमें नहीं पता, या फिर इसी मखलूक की बात हो रही है? ये मिस्ट्री कब हमारे सामने खुलेगी भी कि नहीं खुलेगी? बढ़ते नेक्स्ट ईमेल की तरफ, जो कि हमें भेजी है राहुल राय हैं, जिनका ताल्लुक सक्खर से है। वो कहते हैं मेरी कहानी कुछ इस तरह से है कि आज से 6 साल पहले मैं और मेरे दोस्त कराची घूमने गए हुए थे। वहां पे हम जैसे ही कैंट स्टेशन से बाहर निकले तो एक होटल में रूम लिया। उस वक्त हम 18 साल से कम उम्र के थे। हमें होटल वाले ने रूम देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने स्टूडेंट कार्ड वगैरह दिखा के उनको तैयार करवाया और उन्होंने कहा था कि नीचे वाले फ्लोर्स में फैमिलीज हैं, हम आपको 6th फ्लोर पे रूम दे सकते हैं। हमने भी हालात के हिसाब से बेहतर समझा और रूम ले लिया। उस फ्लोर पे सब रूम्स खाली थे। हमें रूम नंबर 609 मिला। हमारा 2 दिन का स्टे था। पैसे वगैरह हमने सब एडवांस में दे दिए थे। हमने सुबह तकरीबन 9 बजे रूम लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद फ्रेश वगैरह होके हम 12 बजे निकल गए घूमने। उसके बाद रात को तकरीबन 2 बजे होटल आए। जब होटल पहुंचे तो गेट लॉक था और काउंटर पे कोई भी नहीं था। मेरे पास चाबियां थीं, उस पे नंबर लिखा हुआ था होटल का। मैंने डायल किया, चौकीदार ने दरवाज़ा खोला और कहने लगा कि हम 1 बजे के बाद
दरवाजे लॉक कर देते हैं और उसके बाद आना जाना सिर्फ इमरजेंसी में ही अलाउ किया जाता है। खैर, जैसे तैसे करके हम रूम में पहुंचे। सब थके हुए थे तो आधे घंटे के अंदर अंदर सब सो गए। मैं और मेरा एक दोस्त खिड़की पे खड़े होकर बाहर के नज़ारे देख रहे थे कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। सब सो रहे थे और मुझे बहुत डर लगता है ऐसी सिचुएशंस में। मेरा दोस्त दरवाजा खोलने गया। उसने जैसे दरवाजा खोला तो कहता है कि एक आदमी था जिसने उससे मोबाइल चार्जर मांगा। मेरा दोस्त चार्जर लेने अंदर आया और जैसे बाहर देने दोबारा गया तो वहां कोई नहीं था। मेरा दोस्त देखने के लिए कॉरिडोर में चक्कर लगाने गया। मैं भी उसके पीछे था पर बाहर कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया, लेकिन मेरा दोस्त ने कहा शायद कोई मजाक कर रहा होगा। हम कमरे में चले गए, रूम लॉक किया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इस बात पे यकीन नहीं आया। मैंने दोस्त को कहा चलो अभी देख के आते हैं कि तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। हम बाहर निकले तो हमारे रूम कॉरिडोर की एक एंड पे था। मैंने आगे वाले एंड पे देखा तो वहां एक औरत खड़ी हुई थी सफेद लिबास में, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, और वो रूम की तरफ मुंह करके किसी और से बात कर रही थी। मैं बहुत डर गया, पर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा शायद क्रिश्चियंस हैं, उनकी ही इस तरह की ड्रेसिंग होती है, एनिवर्सरी वगैरह हो इनकी शायद। खैर, मुझे उसी वक्त फील हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे सही से नींद नहीं आई। रूम की लाइट जलाकर जैसे तैसे मैंने रात गुजारी। सुबह सब दोस्तों को ये वाकया बताया। हम 5 लोग थे। सुबह 10 बजे हम काउंटर पे गए। वहां पे मालूम हुआ कि हमारे अलावा उस फ्लोर पे कोई भी नहीं था। मैं उसी वक्त बहुत डर गया। हमने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा आपका वहम होगा, यहाँ कोई नीचे के फ्लोर से ऊपर आया होगा। लेकिन हमारे फ्लोर पे जो खातून और बच्चा मैंने और मेरे दोस्त ने देखा, वो रूम का दरवाजा खोल के किसी से बात कर रही थी। रूम की लाइट साफ साफ उस औरत के चेहरे पे पड़ रही थी। मैंने कहा ऐसे कैसे कोई नीचे से ऊपर आके आपका कोई भी रूम होटल का उसमें बैठ जाएगा। बहरहाल हालात की मजबूरी थी, हमने उनकी बात माननी पड़ी। सेकंड डे हम घूमे फिरे कराची, बट वापसी में मैं अपने अंकल के पास चला गया सदर, उनसे मिलने। बाकी मेरे दोस्त सुबह रूम पे आ गए। तकरीबन रात 10 बजे मेरे अंकल ने मुझे होटल पे छोड़ा और मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल की तो मुझे नीचे लेने आओ, बट उन्होंने मना कर दिया कि अब 6 फ्लोर्स कौन उतरेगा। मैं भी मालिक को याद करते करते ऊपर की तरफ गया। पहले के 2 फ्लोर्स बहुत रौनक थी, तो फील ही नहीं हुआ। जैसे ही मैं 4th फ्लोर पे पहुंचा, मुझे फील हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही 5th फ्लोर से ऊपर बढ़ा, किसी ने मुझे बच्चों वाली आवाज में बोला राहुल। मैं शॉक हो गया और भागता हुआ अपने रूम में घुस गया। मैंने अपने दोस्तों को सारी बात बताई। उन्होंने कहा तुम्हारा वहम है, तुम बहुत सोचते हो इन चीजों का, शायद तभी थोड़ा साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है। खैर, मैं बहुत डर चुका था और मैंने अपने अंकल को कॉल की कि मुझे वापस ले जाओ, और अपने 2 दोस्त को आमादा भी करवाया कि मुझे 2nd फ्लोर तक एटलीस्ट छोड़ के आ जाऊं। उस रात मैं अपने अंकल के घर चला गया। अगले दिन शाम 5:30 बजे तेजगाम एक्सप्रेस से हमारी वापसी थी। सुबह 12 बजे मेरे दोस्तों ने चेकआउट किया। मैंने उनको कहा मेरा सामान भी लेके आ जाओ अपने साथ। सदर में होटल की साइड मैं नहीं आऊंगा। वो सब सदर आ गए। मेरे अंकल के घर सामान रखा और हम बोल्टन मार्केट चले गए। मेरा वो दोस्त जिसने उस रात किसी आदमी ने चार्जर मांगा था, बहुत खौफजदा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। जो बात उसने बोली, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई।
उसने कहा, तुम जैसे गए हम वापस जा रहे थे तो हमने ऊपर जाते वक्त शादी के ढोल की आवाज सुनी अपने फ्लोर से। फिर हम रूम में आ गए। रात को 2 बजे के करीब आवाज तेज हुई। मेरी नींद बेदार हुई। मैंने एक दोस्त को उठाया, उसे वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने दरवाजा खोल के देखा तो सामने कॉर्नर पे तुम खड़े थे और तुम्हारे हाथ में एक वाइट झंडा था। वो बात सुन के मुझे यकीन नहीं आया। उसने जब कसम उठाई और रोने लग गया तब मुझे यकीन आया। खैर, बोल्टन से करीब हमारा मंदिर है। हम सब मंदिर गए, वहां पे पूजा की, पंडित को सारी बात बताई। उन्होंने हमारी नजर उतारी और हम शाम 5:30 बजे ट्रेन में बैठ के वापस गांव चले गए। 6 माह बाद मेरी JMDC कराची में एडमिशन हो गया। अभी मैं कराची में पढ़ता हूँ, MBBS करता हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। जब भी मैं कभी कैंट स्टेशन की रोड से गुजरता हूँ, उस होटल की खिड़कियों को देख के बहुत अजीब फील होता है। 2 से 3 टाइम्स मैंने किसी को खड़ा देखा है उन खिड़कियों में, बट जैसे ही मैं नजर उठा के फोकस करने लगता हूं तो वो चीज गायब हो जाती है। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वहाँ से लाइन पे मौजूद? अली बात कर रहा हूँ कराची से। अली, कैसे हैं आप? जी अली, दो छोटे वाक़यात पेश हुए हैं, एक कंडीशन का और एक बचपन का है। सही है। मेरा घर यहाँ पे स्कीम 33 पे गुलजार हिजरी की साइड पे, जहाँ पे काफी आबादी कम है। यहाँ पे शिफ्ट हुए हमें तकरीबन 3 साल हुए। शुरू में जब 1 साल गुजरा था तो उसके बीच में एक अजीब सी चीज हुई थी, और वैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, कुछ खाला जादू कर रहे हैं, समझ नहीं आया था कि हुआ क्या था। ये कराची यूनिवर्सिटी से पीछे का एक रोड है जो बिल्कुल गुलजार हिजरी की तरफ आता है, अगर आपने कभी ट्रेवल किया हो तो। हेलो जी बोलिए। जी सर, इस रोड पे मैं तकरीबन रातों की, मेरा केटरिंग से रिलेटेड जॉब है, तो मैं रात को आ रहा था तकरीबन 1-2 बजे के करीब। काफी सन्नाटे वाला रोड है। अचानक गाड़ी में था और मेरी लाइट पड़ती है, एक रोड के बीच में कुछ चीज पड़ी हुई बड़ी सी मैंने देखी। जब उसके करीब पहुंचा तो देखा बाकायदा पूरा एक वो पीछे का जो रान का हिस्सा होता है बड़ा सा किसी जानवर का, वो और बीच सड़क पे फ्रेश जैसा लगता है किसी ने काट के फेंका, लग रहा था गधे का। फिर से थोड़ा सा आगे गया मैं तो वहां पे दूसरा पीस देखा, फिर इधर डेथ का। इसी तरह ये पूरा लंबा सा रोड है, उसमें मैंने 4 पीस देखे। उसके बाद तो फिर इसकी बॉडी नहीं दिखी, लेकिन और ना ही की ड्रेसिंग दिखी, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे चाहिए। फिर मैं ही सोचता हुआ जा रहा था, मैंने थोड़ी अपनी गाड़ी की स्पीड तेज की, तो आगे जाके देखता हूँ तो रोड के सेंटर में उसका कटा हुआ सर पड़ा हो, और कहीं पे किसी बॉडी कुछ नहीं है, कहीं कुछ कोई खींचने का निशान या कहीं ब्लड का निशान हो, तो कुछ ऐसा लगता है कोई काट के जगह जगह इसको फेंकता हुआ गया है। ये बड़ा स्ट्रेंज था। इसकी बात से मैंने काफी अर्से तक वहाँ पे गुजरना छोड़ दिया। लेकिन ये तो चले एक ह्यूमन एक्टिविटी भी तो हो सकती है। मैं वही कह रहा हूँ, कुछ ह्यूमन भी हो सकता है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रेंज था। कभी ऐसा देखा नहीं है, किसी को कुछ फेंकना हो, किसी काट के तो किसी का साइड में फेंक सकता था उसको, या एक साथ फेंक सकता था। इतने डिफरेंट बिल्कुल रोड के सेंटर में, और नॉर्मली वहाँ से बहुत कम, अब तो ट्रैफिक थोड़ा बहुत हो गया, पहले तो बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। एक पहले मेरे बचपन में बाकी हुआ था, इंडिया गया था, तकरीबन मैं 10-12 साल का हूँ। सही। वहाँ पे डिफरेंट मज़ार वगैरह हैं, तो एक मज़ार पे हम हाजिरी देने गए थे। उस मज़ार के बेसिकली 2 दरवाजे थे, एक तो नॉर्मल लोगों के आने जाने के लिए,
और एक पीछे के सहन की साइड लगता था, जहाँ पे हम एक्चुअली छोटा था तो मुझे नहीं ले गए थे। उन्होंने बोला था कि आप इस बच्चे को नहीं लेके आना, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जाते थे जिनको कोई मेंटल कुछ प्रॉब्लम हो या जो पोजेस हो या उस किस्म की ना। सही। तो उसके बिल्कुल पीछे ही मतलब वहाँ पे रुकने के लिए होटल वगैरह नहीं थे, थोड़ा सा गाँव टाइप का था, तो मुसाफिर खाना बना हुआ था वहाँ पे। अब मुझे थोड़ा वेग सा याद है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। उस मुसाफिर खान में हम रुकने गए, मेरी अम्मी अब्बू जो है वहाँ पे, उन्होंने कमरा देखा। अच्छा, वो बिल्कुल मतलब ग्राउंड था, ग्राउंड लेवल पे बना हुआ था, ग्राउंड +1 नहीं था कुछ भी, उस पर कुछ छत हुआ करती थी। वहाँ पे 2-3 दोस्त मतलब बच्चे मिल गए, तो मैं खेलने शुरू हो गया। हम थोड़ा सा आगे खेलते खेलते गए तो हमें आवाजें आई लोगों की चीखने की, चीख रहे हैं, कोई अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं। हम मतलब ये आवाजें कहाँ से आ रही है? तो कुछ मुसाफिर खाने में पुराने टाइप का बना हुआ था, कुछ में कमरे में दरवाजे थे, कुछ में नहीं थे, कुछ की छतें भी नहीं थी। तो हमने बोला चलो यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ से आ रही है, इसका दरवाजा भी नहीं है, छत भी नहीं, क्या है। अंदर गए तो हमें ऐसा लगा कि इसके पीछे से आवाज आ रही है। कुछ दीवार इसकी टूटी हुई थी, हमने उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बच्चे थे ऊपर तो चढ़ गए किसी तरीके से टूटी हुई दीवार पे। देखा तो वहाँ पे लोग, वो बेसिकली जो हिस्सा था वो मजार के पीछे का सहन का हिस्सा था। सही। और हमारे बिल्कुल सामने वहाँ पे मजार का गेट नजर आ रहा था, और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे सहन के अहाते में, उनका फेस गेट की तरफ था और हम उनके बैक पे थे। अब हम बच्चे, हमें कुछ अंदाजा नहीं हुआ कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्लें नहीं दिख रही थी। हमें जस्टिस की हम इसको कुछ किसी तरह इनको अटेंशन हासिल करें, देखें इनके साथ क्या हो रहा है। तकरीबन इनको 20-30 लोग होंगे वहाँ पे, कोई झूम रहा है तो कोई बैठा हुआ है, कोई उल्टा लेट रहा है, कोई गलाबाजियां खा रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहे थे। उस टाइप तो इतना अंदाजा नहीं था कि पोजेस होने के बाद ऐसा कुछ होता है या क्या होता है। तो हम 2 या 3 बच्चे थे, हमने बोला चलो इनको पत्थर मार के देखते हैं, तो रिस्पॉन्ड करे। अब छोटे से पत्थर भी पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंचते। फाइनली हमने थोड़ी देर से कोशिश करते रहे, हमने आवाजें भी लगाई, चीखें भी, लेकिन शोर बहुत था, वो नहीं समझा, तो अपनी चीख रहे थे। अचानक एक बड़ा पत्थर जो मेरे हाथ में था वो मैंने फेंका, तो करीब में एक औरत बैठी थी, उसकी काफी लंबे बाल थे और बाकायदा वो हेड बैंग करते हैं जैसे रॉक स्टार, वैसे वो हेड बैंग करे जा रही है, मुसलसल करे जा रही है, रुकी नहीं रही थी। सीधा उसके जाके पीठ पे पत्थर लगा। साड़ी पहनी हुई थी, मुझे ये याद है। वो रुकी है, उसके बाद उसने पलट के मुझे देखा है, और यकीन नहीं मानेंगे, हम 3 बच्चे थे या 2 थे, हम सबकी सांसें रुक गई, आवाजें सब रुक गई, और उसने डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट किया। हालांकि थोड़ा डिस्टेंस देते हैं हम लोग, लेकिन उसने सीधे मेरी आईज में कांटेक्ट किया। हालांकि 2 बच्चे मेरे ख्याल से और भी थे साथ, आगे पीछे थोड़ा डिस्टेंस पे, उनको नहीं दिखा, उसने डायरेक्ट मेरी आईज में आई कांटेक्ट किया। और वो 10-12 साल पहले मुझसे वाकया, मतलब 10-12 साल का था वो वाकया, आज मैं 35 साल का हूँ। आज तो मुझे उसकी आईज याद है जो उसने मुझे देखी थी। उसके बाद बस हमारी हालत खराब और हम घर में जाके बैठ गए थे। फिर कोई एडवेंचर नहीं किया हमने बाद, लेकिन वो आज तक मुझे याद, रात को अक्सर मेरी कभी कार वहाँ पे आ जाती है। लेकिन अली, वहाँ पे आ जाती है। अच्छा, लेकिन अली क्योंकि मुझे से देखा था, वो लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो जिस जगह की आप बात करें वहाँ पे यूजुअली लोग जो ना, वो हाल आपने सुना होगा, हाल आ जाता है लोगों पे। तो वो हाल जो आते हैं ना, उसमें लोग बिल्कुल झूम रहे होते हैं, आंखें लाल। आपको तो आंखें लाल भी नहीं, आंखें लाल भी एक रीजन की वजह से हो रही होती है, क्योंकि अल्लाह माफ करे ऐसी जगहों पे बहुत सारा ड्रग्स का यूजेज भी हो रहा होता है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं ऐसी जगहों पे जो एक्टिंग कर रहे होते हैं कि वो बड़े कोई वो हो गए जलाली। हाँ बिल्कुल, ऐसा मुमकिन ऐसा हो। लेकिन वो जो एरिया था ना, वो जो बुजुर्ग थे, वहाँ तक एक्सेस इतना आसान नहीं है लोगों का। वहाँ पे वो ही जाता है जिसको कोई प्रॉब्लम हो। और वो जो रोड है उस गली में, आप मतलब जब बचपन की याद है मुझे, चारों तरफ वहाँ पे दरख्त हैं, और हर दरख्त में मन्नतों की कीले ठोकने के लिए लिटरली जगह नहीं है कि दरख्तों के अंदर कीले ठोकते हैं, वहां तक ठोकी हुई, कहते हैं किसी कीले को हाथ भी नहीं लगा। और वो मतलब वहाँ पे हम लोग लेके आते हैं, जैसे अगर आपने यहाँ पे पेट्रियाटा शरीफ का सुना होगा पाकिस्तान में, किसका? उसके पेट्रियाटा शरीफ का अगर आपने कभी सुना हो। पेट्रियाटा का सुना है, पेट्रियाटा शरीफ का नहीं सुना। ये क्या है? पेट्रियाटा, सॉरी, वो आदत पड़ गई थी। तो वैसे सुना हो, मैंने भी सुना ये। तो मैंने तो वो जगह गया, तो वो भी उस लेवल पे उसको कह सकते हैं। अब तो फिजिकली कोई तीर अवेलेबल नहीं, वो मज़ार है, लेकिन ये कि उनके तवस्सुल से वो उनका मानना है कि सब चीज़ होती, और लोग शिफा भी हो जाती है, बीमार शिफा पे शिफा है। तो ये वहाँ का एक्सपीरियंस था जो मैंने सबसे शेयर किया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
चलो जनाब, ये थे अली जिन्होंने अपने साथ हुए हुए दो, इसको आप वो ये नहीं कहेंगे कि जिन्नात रिलेटेड, लेकिन कुछ वही पहली बात कि कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं इंसान की कि उसको लगने लग जाता है कि यार ये जिन्नाती हैं भाई, यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और ये क्या हो रहा है हमारे साथ, सही है। तो लेकिन वो हकीकत में बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। खैर, एक बढ़ते इंटरेस्टिंग वाक़े की तरफ। ये इंटरेस्टिंग क्यों है ये आपको जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। कहते हैं मैं अपना नाम बताना नहीं चाहूँगा। ये वाक़या दिसंबर 2007 का है, जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो का लियाकत बाग में कत्ल हुआ था। मैं कराची शेरेटन में इंटर्न के तौर पे काम कर रहा था। उस दिन 5 बजे शाम में ऑफ करके घर जाने के लिए बाहर निकलने लगा। सिक्योरिटी रूम में जीएम, चीफ ऑफ सिक्योरिटी और दूसरे बड़े लोग टीवी स्क्रीन पर बेनज़ीर की असैसिनेशन की खबर सुन रहे थे। खैर, मैं भी घबराकर जल्दी जल्दी बाहर निकला। बाहर आकर जो देखा तो ट्रैफिक अफरा तफरी का शिकार था और मेरी बस का मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। लोग बस स्टॉप पर खड़े इस वाक़े का जिक्र कर रहे थे और आने वाले हालात का सबको अंदाज़ा होने लगा था। जब बसेस नहीं आई और हुजूम मजीद बढ़ गया तो मैंने लोगों से पूछना शुरू किया कि कोई मेरे इलाके गुलशन इकबाल वाला है, ताकि हम फिर मिलकर कोई स्ट्रेटजी बनाएं। खैर, कोई भी जवाब नहीं मिला। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी कि तब अचानक एक मिडिल एज, क्लीन शेव्ड, मिडिल क्लास और शफीक चेहरे वाले आदमी एकदम हुजूम में से नमूदार हुए। मुझे उनका हुलिया आज तक याद है। वो काले कलर की जैकेट, डार्क ड्रेस पैंट और शूज पहने हुए थे। बहुत शफीक बाप की तरह मुझे देख रहे थे और बोले कि बेटा, मैं बैतुल मुकर्रम पे रहता हूँ, वहां तक का हमारा साथ रहेगा। मैंने हामी भरी। अब वो बोले कि बस का यहाँ पे इंतजार करना बिल्कुल बेकार है, हम पीछे सदर रेनबो सेंटर की तरफ से बस ले लेंगे। मैंने कहा कि सर, जब यहाँ नई बस आई तो वहाँ कैसे मिल जाएगी और इतनी दूर कैसे पैदल इन हालात में जाएंगे। वो बोले बस चलो, सब ठीक हो जाएगा, और सिर्फ मुझे लेकर चल निकले। मिनहाज, वो मगरिब का वक्त था, मगर सदर की गलियां ऐसे सुनसान थीं जैसे रात के 3 बज रहे हों। वहशत, वीरानियत और खौफ टपक रहा था हर तरफ। हम तेजी से चलते सिंध सेक्रेटरीट से गुजरते हुए एम ए जिन्ना रोड की तरफ आ गए। यहां हुक्का आलम था। अमूमन इस वक्त यहां से बड़ी सरकारी बसेस पूरे शहर के लिए निकलती थीं और टिल धरने की जगह नहीं और पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और उस वक्त वहां एक इंसान भी नहीं था, सिर्फ चंद थैलियां और कचरा उड़ रहा था। मुझे थोड़ी मायूसी के साथ साथ गुस्सा भी आया कि कहां वीराने में ले आए हैं अंकल। खैर, वो अपने पांव के इशारे से बोले बेटा, यहां खड़े हो जाओ। मैं थोड़ा आगे खड़ा होता हूं। वो कहते हैं बेटा यहां खड़े हो जाओ। मैं थोड़ा आगे खड़ा होता हूं, हिलना नहीं, थोड़ी देर में बस यहीं आएगी। इनके लहजे में कुछ ऐसा यकीन था कि ना चाहते हुए भी मैं वहीं खड़ा हो गया। मिनहाज, बिल्कुल अंधेरे और अकेले एक जगह खड़े हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं जो एक ना आने वाली बस का बेकार में इंतजार कर रहा है। मगर मैं वहां से हिला नहीं और आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी देर में एक दूर से बस आती हुई दिखी और वो बस वही थी जो मेरे घर जाती थी, यानी 4M। और वो बिल्कुल वहीं आके रुकी जहां मैं खड़ा था। हैरत से मैं हक्का बक्का खड़ा था कि अंकल पीछे से आए और कहा जल्दी से चढ़ जाओ, और अंदर एक सीट पर मुझे विंडो की तरफ बिठाकर खुद बराबर में बैठ गए, जैसे मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे।
बस भी मौजाना तौर पर बगैर कंडक्टर के चल पड़ी। ड्राइवर को लोगों ने खुद पैसे जमा करके दिए। अब अंकल ने मुझसे कहा, बेटा आप अब आराम से सो जाएं, अब हम घर पहुंच ही जाएंगे। उनका यह बोलना था कि मेरी आंखें बंद होना शुरू हो गई और चंद सेकंड में ही मैं गहरी नींद में चला गया। थोड़ी थोड़ी देर पर आंख खुलती तो बस किसी अनजान रास्ते में होती और आसपास लोग जलाओ घिराव और पथराव कर रहे होते। कभी आंख खुलती तो किसी सिग्नल पर लड़के ट्रैफिक खुलवाते हुए नजर आते और कभी सिविक सेंटर के ब्रिज पर से नीचे गाड़ियां उल्टी और जली नजर आती और आसपास फायरिंग हो रही होती। बैतुल मुकर्रम पर अंकल ने मुझे उठाया और बोले, बेटा हमारा साथ यहीं तक का था, मगर तुम घर पहुंच जाओगे। ये कहकर वो बस से उतर गए। मैं अपने मोहसिन को रोड के क्रॉस करते हुए देखता रहा। बस गुलशन ब्लॉक 1 पर रुक गई। ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। मैं चंद लड़कों के साथ रात 11 बजे पैदल गुलशन चौरंगी, डिस्को बेकरी और फिर मस्कन तक पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां मेरे वालिद और भाई मेरा इंतजार कर रहे थे। अगले 3 रोज कराची के लिए बहुत खतरनाक साबित हुए थे। मेरे दोस्त 2-2 दिन अपने ऑफिस में फंसे रहे। मुझे अगर उस दिन वो फरिश्ता सिफत साहब नहीं मिले होते तो मैं भटकता रह जाता और न जाने क्या होता। वो इंसान था, ये फरिश्ता था या मखलूक थी, कुछ नहीं पता। हजरत खिजर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, मगर हर इंसान को अल्लाह एक खिजर उसकी जरूरत पर जरूर देता है। अगर वो साहिब ये प्रोग्राम और ये वाकया सुन रहे हैं तो उनको मेरा सलाम और उनके और उनकी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं। वो कहते हैं ना, अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी उस जगह से मदद करूंगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते। बढ़ते एक और ईमेल की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट ईमेल क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से ताहिरा हूं। मेरा वाकया जिन्नात के बारे में नहीं बल्कि छोटे आमलीन के बारे में है। ये 2 छोटे छोटे वाकयात हैं। एक 2018 के मौसम गर्मा का है कि मेरी अम्मी को किसी बाबा का पता चला, जिसे हमारे पड़ोसी अपनी बेटी का इलाज करवा रहे थे, जिसे किसी दिमागी मर्ज की वजह से दौरे पड़ते थे। तो मेरी बहन ने भी सुना। वो बहुत ज़ईफ और एतकाद और वहमी है। उसने जिद की कि मेरा हिसाब करवाओ, क्योंकि बाबा रोज पड़ोसी लड़की का इलाज करने उनके घर आते थे जो सामने ही थे। तो अम्मी ने तावीज़ ला के बहन को दे दिया, जो उसने पहन लिया। उस दिन से अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी और महसूस होना शुरू हो गया पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। मुझे सोते से रोज कोई हल्का सा थप्पड़ मारकर जगा देता। पहल में मैंने ख्वाब समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन में घर में अकेली थी और मोबाइल पे फिल्म देख रही थी। तब कोई मेरा कंधा ऐसे थपकाने लगा जैसे छोटे बच्चों को सिलाते हैं। मैंने पलट के देखा तो कुछ भी नहीं था। अम्मी घर आई तो मैंने उन्हें बताया और अम्मी ने तावीज़ दूर कहीं फेंकवा दिया। फिर सब ठीक हो गया। साल बाद 2019 की गर्मियों में मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। इलाज तो हो रहा था, लेकिन खालाजाद बहन जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहती हैं, उन्होंने किसी बाबे का बताया कि उससे दम करवाओ। वो बाबा भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहता था। कहा कि फ़ोन पे दम करेगा। मुझे अजीब लगा कि फ़ोन पे दम। मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार किया तो मैंने सोचा दम ही तो है, करवा लेते हैं। मैंने कौन सा तावीज़ पहन लेने, तो दम मैंने करवा लिया। 2 दिन में 3 बार दम किया उसने। तीसरा दम दोपहर 3 बजे किया। उसी शाम 7 बजे मैं अच्छी भली बातें कर रही थी कि पूरे जिस्म में शदीद दर्द शुरू हो गया, जैसे जिस्म में करंट दौड़ रहा हो
और कोई मेरा गला दबाने लगा। ऑक्सीजन जैसे मेरी फेफड़ों तक पहुंच ही ना पा रही हो। मैंने गर्दन पे हाथ रखे बुरी तरह तड़प रही थी। अम्मी ने मेरे सराहने बैठकर सूरतें पढ़ना शुरू कर दी तो आहिस्ता आहिस्ता उस मखलूक के हाथ ढीले पड़ने लगे और मेरी सांस बहाल होने लगी। मकसद इस ईमेल का ये है कि खुदारा आमिलों से दूर रहें, ये नुकसान पहुंचाते हैं। एक सादा और आसान वजीफा लिख रही हूँ, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और हर नमाज के बाद सोने से पहले यानी दिन में 6 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने भी हमें ये ईमेल भेजी थी। थैंक यू सो मच। चलो जनाब बढ़ते हैं एक और ईमेल की तरफ। ये वाकया मेरे नाना और उनके कज़न का है। जब वो इंडिया में यूपी में रहते थे, उनकी और उनके कज़न की उम्र 14 से 15 थी उस वक्त। नाना को कबूतर पालने का शौक था तो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से लेकर एक कमरे में 3-4 जोड़े पाले हुए थे जो खुले ही घूमते थे। बस एक रोशनदान था जो छत पर खुलता था। फिर एक दफा उनका एक कबूतर गायब हो गया। अगले दिन दूसरा गायब हो गया तो उन्हें गुस्सा आया कि ये माजरा क्या है। उन्होंने अपने कज़न के साथ मिलकर उस कमरे की निगरानी करना शुरू कर दी। फिर 2 दिन इसी तरह गुजरने के बाद एक दिन दोपहर में उन्होंने एक सफेद बिल्ला जाते देखा जो मुंह में कबूतर दबोच लेके जा रहा था। और फिर इन दोनों ने इस बिल्ले को घेर लिया और बहुत मारा पीटा। वो बिल्ला लंगड़ाता हुआ वहां से जख्मी हालत में भाग गया। फिर दिन चढ़ते चढ़ते मेरे नाना और उनके कज़न को बहुत तेज बुखार हो गया और वो बिस्तर से लग गए कुछ ही देरों में। जब रात को उनके वालिद साहब घर आए जो कि हकीम थे और बहुत मौजब शख्सियत में से थे, अभी वो खाने से फारिग हुए थे कि उन्हें बच्चों की तबीयत का पता चला। वो जा ही रहे थे उनकी खैरियत पूछने के लिए कि दरवाजे पर दस्तक हुई। रात का वक्त था। उन्होंने भी महसूस किया कि इतनी रात को भला कौन हो सकता है। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखते हैं कि एक बहुत बुजुर्ग सफेद कपड़ों में मलबूस खड़े हैं और कहा कि हमारे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, आप फौरन हमारे साथ चलिए, सवारी हम साथ लाए हैं। बस ये सुनना था कि उन्होंने अपना सामान उठाया और वो उनके साथ चल दिए। बग्गी चल पड़ी, काफी दूर निकल गए। अब आधी रात हो चुकी थी। एक मैदान आया, फिर कुछ गलियां और फिर कुछ एक जैसे मिट्टी के टीलों जैसे घर जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर बने थे। अब वहां बग्गी रोक दी गई। जब हकीम साहब घर में गए उन लोगों के पीछे तो देखते हैं बहुत खूबसूरत बाग है, आबशार हैं। फिर वरांडे से अंदर चलकर बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। उनमें से एक कमरे में ले जाया गया उन्हें, जहां हकीम साहब ने देखा कि एक गोरा चिट्टा खूबसूरत बच्चा जख्मी हालत में पड़ा है। अब जब इन्होंने पूछा कि ये इतना जख्मी कैसे हुआ तो उन्हीं बुजुर्ग ने जवाब दिया कि आपके बच्चों ने हमारे बच्चे को मारा है और हम उनसे जरूर बदला लेंगे। हकीम साहब चौंक गए। फिर कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये जगह कितनी वीरान और दूर है, भला ये सब फिर कैसे हो सकता है? कुछ देर बहस के बाद जब उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को कबूतर से खेलने की सजा दी गई है, अब हकीम साहब बात हैरानी से सुन ही रहे थे कि उसी कमरे के बाहर उन्हें वही कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया जो पिछले दिनों घर से गायब हुआ था। बस सारा माजरा अब वो समझ गए। आगे कुछ कहने की साकत भी नहीं थी क्योंकि वो जान गए थे कि ये यकीनन जिन्नात का बच्चा है और इसी को बिल्ले के रूप में पीटा गया है। उन्होंने उनसे बहुत माजरत की और उस बच्चे की मरहम पट्टी रोज करने आने का वादा किया जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। ये कहकर वो उसी बग्गी में सवार हुए और पलक झपकते ही अपने घर के दरवाजे पर उतर गए। और क्या देखते हैं कि कुछ अनाज की बोरियां और मेवे और अशरफियां बतौर मुआवजा उनके घर के आंगन में पहले से मौजूद है। नाना और उनके कज़न के ठीक हो जाने के बाद उन्हें खूब डांट पड़ी
असल बात तो नहीं बताई गई क्योंकि वो छोटे थे तो डर जाते, लेकिन किसी भी जानवर के साथ बदसलूकी पर लेक्चर जरूर दिया और आइंदा से एहतियात की भी तनकीद की गई। फिर काफी अरसे तक कबूतर ना पाले और रफ्ता रफ्ता उस बिल्ली ने भी आना छोड़ दिया। अब ये आपने बहुत सारे वाकयात मैंने आपके साथ पेश किए। कुछ लोगों ने अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर किए। बहुत सारे लोग ये बात सुन के हंस रहे होंगे, कह रहे होंगे ये कैसे वाकयात हैं, कैसी बातें हैं, ये क्यों हो रही हैं ऐसी बातें। लेकिन एक फैक्ट ये है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। खैर, बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? अब्दुल रहीम लाहौर से। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आप सुनाएं? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे जश्न आज़ादी मुबारक तमाम लोगों को, सब लोग। जी थैंक यू। जी मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ कि पिछले रमजान ना मैं अपने दोस्त के साथ इत्तिकाफ से बैठा था। मेरा जो दोस्त रफीक वो बहुत ही यानी कि बेस्ट फ्रेंड था, तो कहता है यार इत्तिकाफ से इस बार बैठते हैं। मैंने कहा ठीक है यार बैठ जाते हैं। तो लास्ट 2 डेज की बात है कि यार कहता है कि यार थोड़े कपड़े गंदे हो गए हैं तो धो लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई से किसी मदरसे के बच्चे से सर्फ मंगवा लो। तो उसने मंगवाया, तो कहता यार आजा धोने चले वजू खाने। तो रात के 2 बजे का टाइम था, तो कोई भी नहीं था उस जगह पर, तो मैं और बस मेरा दोस्त। तो हम जैसे सर्फ फेंक रहे थे तो अपना सूट, उसका व्हाइट कलर का सूट था, मेरा ब्लैक कलर का रुमाल था। मैं तो अपना रुमाल धो के फारिग हो गया। तो जैसे ही अपना व्हाइट कलर का सूट धो रहा था, सर्फ डाल धोने के बाद मैंने कहा इसकी थोड़ी जाग बनाने के बाद जमीन पे हम इसकी यानी कि ब्रश के साथ मैल निकालते हैं। तो जैसे ही हम जमीन पे रखते तो मिनाजी आप यकीन नहीं करेंगे वो सूट पूरा रेड हो चुका। मैंने कहा ठीक यार मैं जो देख रहा हूँ वही तुम देख रहे? कहता हाँ यार मैं वही चीज देख रहा हूँ जो तू देख रहा है। फिर मैं कहा नहीं यार, मैं डरा नहीं था। मैं कहा नहीं यार दोबारा धो। तो फिर दोबारा वही रेड सूट यानी कि रेड कलर का फोन टाइप का ना कोई चीज थी। फिर मैंने कहा नहीं यार एक दफा दोबारा ट्राई कर, कुछ नहीं ऐसे ही होगा। तो फिर दोबारा, तो हम इतना डर गए थे, हमने कहा जाए यहाँ से चलें, ये सारा जो है बाद में कर लेंगे। तो यानी कि ये था कि पता नहीं वहाँ कोई ऐसी चीज थी, पता नहीं क्या चीज थी, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन एकदम से रेड सूट हो चुका। मिनाज भाई यकीन करें आप। तो इसका जिन्नात से क्या ताल्लुक? ये है कि हम वजू खाने गए थे, इत्तिकाफ पे बैठे लास्ट 2 डेज में, कहते हैं कि वो वहाँ ऐसी चीजें आ जाती हैं इस तरह उस तरह। तो हम यकीन नहीं कर रहे थे, तो हमने कहा चलो आज वजू खाने। कोई यहाँ वहाँ यानी कि मदरसे में काफी बच्चे वगैरह पढ़ते थे, वो सारे अपने अपने कमरों में लेटे थे। तो मैंने कहा जो यार चलते हैं। तो ये मुहाजरा हुआ हमारे साथ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच। जी अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, शो की लास्ट ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज रायान खान फ्रॉम कराची। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। मेरी पोस्टिंग लास्ट 1 साल और 5 महीने से नॉर्थ वजीरिस्तान में है, जहां ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब शुरू है। ये वाक़या फरवरी 2020 का है, जब हमारी यूनिट का ऑपरेशन चल रहा था। मेरी कमांड में 9 बंदे थे और इस 3 दिन के ऑपरेशन में हमारा सेकंड डे था। रात 11:40 पर ऑर्डर मिला कि हमें एक पहाड़ पर जाना है और मैं अपनी सेक्शन के साथ उस डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। मैंने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि इस पूरे पहाड़ को सिक्योर कर लो। हम अपनी अपनी पोजीशंस पर थे और टाइम के साथ साथ मैं अपनी सेक्शन से ओके रिपोर्ट ले रहा था। हर पोजीशन पर 2 से 3 सिपाही थे। रात तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। एक सोल्जर ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मुझे कॉल की कि सर यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं हम पर। मैं बहुत कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हिल टॉप पर बैठे कौन पत्थर मार सकता है। रात का टाइम था तो ये क्लियर नहीं हो रहा था कि किस डायरेक्शन से पत्थर आ रहे हैं। मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने सर्चिंग फायर का ऑर्डर दिया। फायर करते ही पत्थर गिरना बंद हो गए, मगर कुछ देर बाद ऐसा फिर से होने लगा। हमने हेलमेट्स पहन लिए कि सर पर पत्थर ना गिरे।
मैं उस जगह खुद गया चलकर, मगर ये सब हम सब के लिए हैरानी की बात थी। फिर से सर्चिंग फायर का ऑर्डर मिला, मगर इस बार फायर के बाद भी पत्थर गिरना बंद नहीं हुए। मैंने सारा एरिया नाइट विजन से क्लियर करवाया, मगर ऐसा कुछ नहीं था कि कोई नजर आए। कुछ देर बाद ही अजीब सी आवाजें आने लगी कि छोटे बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, हल्की चीखें निकल रही हैं। मैंने अपने उन सोल्जर्स को वहां से हटा दिया और दूसरी जगह पोजीशंस लगवा दी, और ये सब फिर बंद हो गया। और सुबह की पहली किरण होते ही उस पार से हमने मूव किया। मैं आज भी उस वाक़े को सोचता हूं तो अजीब सा लगता है। क्या था वहां पे? कौन सी मखलूक थी? और अगर हम और ठहर जाते तो पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या होता। ये सिपाही चाहे किसी भी मुल्क के हों, या फॉर दैट मैटर कोई भी और इदारे के हों जिनका काम फील्ड से रिलेटेड हो, ऐसी जगहों पे जाना हो जहां पे नॉर्मली लोग नहीं जाते, और वहां पे आपको वक्त गुजारना हो, उनके पास ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं कि अगर इंसान सुने तो हक्का बक्का रह जाए। जैसे आज एक यूएस आर्मी के ऑफिसर और एक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर, दोनों ने अपनी हमें वाकयात भेजे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सोचिए, कई सारे लोग अभी अकेले बैठे हुए हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे अपने घर में या किसी दफ्तर में या किसी भी जगह पे। उनको लग रहा होगा कि वो अकेले हैं, मगर एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि आप अकेले नहीं। शायद उस बेड के नीचे या उस पर्दे के पीछे या फिर उस डेस्क के पीछे या आपके दरवाजे के बाहर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसको आप तो देख नहीं सकते, मगर वो आपको देख सकती है और शायद अपने होने का एहसास भी दिलाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।